सुप्रभात बच्चों। हमने फैसला कहानी का सार कर लिया है और जैसे आपको पता है फैसला कहानी आधुनिक कथाकार महान लेखिका मैत्रेयी पुष्पा द्वारा रचित एक यथार्थवादी कहानी है, एक सुप्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने स्त्री अस्मिता आंदोलन के द्वारा हमारे राजनीतिक व सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है कि एक स्त्री अपनी मर्यादा के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए किस प्रकार संघर्ष करती है और दाम्पत्य जीवन की जटिलताओं के बावजूद अपने रिश्तों को निभाते हुए सामाजिक शोषण का विरोध करती है और अंत में वह हार कर भी जीत जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से मैत्रेयी पुष्पा ने हमारे यथार्थ का चित्रण किया है। हमारे देश की जो परिस्थितियां हैं उनका हूबहू वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया है। मैत्रेयी पुष्पा हिंदी साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष है और उनकी कहानियां लगातार अपने साहित्य में धूम मचाए हुए हैं। उन्होंने अनेक कहानियां, लेखन, स्त्री विमर्श लिखे हैं और जिसके कारण उनकी बेबाक लेखनी, बेखौफ कथन आदि के कारण उन्हें एक महान लेखिका के रूप में जाना जाता है। तो आज हम इसी कहानी के कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। हम कहानी के प्रश्नोत्तर में सबसे पहले जो इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फैसला कहानी जो है वह इसकी विशेषताएं क्या है कि एक तो यथार्थवादी चित्रण किया गया है, हमारे समाज का यथार्थ चित्रण इस कहानी के माध्यम से किया गया है। दूसरा, हमारी राजनीतिक जो दृष्टि है, हमारे राजनेता जैसे शासन व्यवस्था चलाते हैं और जैसा लोगों का शोषण करते हैं, गरीब मजदूर लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, उसका हूबहू वर्णन इस कहानी के माध्यम से किया है। और इसके साथ साथ रणवीर जैसे हमारे समाज के नेता, वो सिर्फ अपने आप को सशक्त साबित करने के लिए लोगों के साथ कैसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे कैसे पैसा वसूल करते हैं और किस प्रकार अन्याय के रास्ते पर चलकर हमारे देश को गर्त में लेकर जा रही हैं। और इसके साथ साथ वसुमती जैसी नायिकाएं जो साक्षर होते हुए भी दाम्पत्य जीवन की जटिलताओं के सामने, परिस्थितियों के सामने हार जाती है, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते निभाते हुए और अपने पति की जो अदम्य उसको डराने की उसकी नीति है और अपने पति के सामने वह हार जाती है, लेकिन अंत में उसकी अंतरात्मा को वह दबा नहीं पाती और अंत में अपने वोट का प्रयोग करके अपने रणवीर के विरुद्ध जो प्रत्याशी खड़ा है उसको जिताकर हमारे समाज की शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयास करती है। नारी शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाती है, लेकिन समय समय पर उसके पति द्वारा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वसुमती जैसी नायिकाएं हमारे देश की पथ प्रदर्शक हैं। हमारे देश की यदि वो मार्गदर्शक बन जाए, हमारे देश के शासन व्यवस्था ऐसी स्त्रियों के हाथ में आ जाए तो निश्चित ही हमारा देश प्रगति के रास्ते पर बढ़ सकता है, बुलंदियों को छू सकता है। लेकिन ये हमारी विडंबना है, लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है कि हमारी शासन व्यवस्था रणवीर जैसे कामचोर, धोखेबाज, भ्रष्ट नेताओं के हाथ में है और आज भी जनता ऐसे दुराचारी लोगों के हाथों फिस रही है। उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके हक को दबा दिया जाता है, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और आज भी नेता अपनी मनमानी करते हैं। फैसला शीर्षक कहानी के उद्देश्य और उसकी मूल संवेदना पर हम विचार करते हैं। हिंदी कहानीकारों ने भारतीय नारी को परंपरागत मूल्यों की रक्षा के प्रयत्न में आत्मदमन करते दिखाया गया है। यानी जो हमारे भारत देश है, हमारी सभ्यता व संस्कृति, हमारे जो परंपरागत मूल्य हैं, जो परंपरा से चले आ रहे हमारे मानवीय मूल्य हैं, उनकी रक्षा करने के प्रयत्न में नारी आत्मदमन करते हुए दिखाई गई। आत्मदमन का मतलब अपनी जो विशेषताएं हैं, अपने जो गुण हैं, उनको दबाते हुए दिखाया गया है।
इस स्थिति को तोड़ते हुए अघे ने अपनी कहानियों में बिना किसी लाग लपेट के नारी को वास्तविकता, पराधीनता और दलित नियति में जीते हुए दिखाया है। यानी ना सिर्फ मैत्रेयी पुष्पा ने, अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने समय समय पर अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी के शोषण का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। अघे की मालती इस बात का परिणाम है। अघे ने मालती नामक जो स्त्री का वर्णन किया है उसके द्वारा उन्होंने उसका वर्णन किया है। उनकी नारियों का विद्रोह चार दीवारी के भीतर की परंपराओं के प्रति ही नहीं है। यानी सिर्फ ऐसी महिलाओं का विद्रोह, ऐसी महिलाओं का शोषण नहीं दिखाया गया है जो चार दीवारी के अंदर बंद है, अपितु ऐसी महिलाएं भी जो सशक्तिकरण की अवधारणा को घर परिवार की चार दीवारियों से बाहर निकलकर सामाजिक राजनीतिक सरगर्मियों के बीच ले आती है। यानी कामकाजी महिलाएं भी शोषण की शिकार हैं। किस प्रकार उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, ऐसा चित्रण अनेकों बार अनेक लेखकों ने दिखाया है। वसुमती अपने प्रभाव के कारण गांव की प्रमुख के रूप में चुनी जाती है। वसुमती नामक स्त्री है जो गांव में प्रमुख सरपंच पद के लिए चुनी जाती है। वसुमती ने गांव की प्रमुख होने का पद चुनाव में जीतकर हासिल किया है और उसने यह पद भीख में प्राप्त नहीं किया। इसीलिए इसूरिया इस बात को अनुभव करती है कि अब बराबरी का ज़माना आ गया है, यानी अब पुरुषों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह कहती है, सुन ले, सुनाने के लिए ही कह रहे हैं हम। अब पुरुष समाज जो हमारे ऊपर अत्याचार करता है, हमारा शोषण करता है, हमारे साथ अन्याय करता है, ऐसे लोगों को हम सुनाने के लिए बता रहे हैं। रणवीर एक दिन चाकी पीसेगा, यानी ऐसा समय आएगा रणवीर को जेल की सजा होगी, रोटी थापेगा और हमारी वसुमती कागज लिखेगी, हुक्म चलाएगी, राज करेगी। बदलते युग में विकसित नारी चेतना इसूरिया के इन शब्दों से स्पष्ट रूप में उजागर हुई है। यानी आज समय आ गया है कि स्त्रियां पुरुषों से पीछे नहीं हैं, वो हर काम में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बदलते युग में विकसित नारी चेतना इसूरिया ने अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त की है। अब दिन गए कि जनी गूंगी बहरी छिरिया बकरियों की नाई हंकती रही। यानी अब जो स्त्रियों को भेड़ बकरियों के समान हाँका जाता था, उनके अधिकारों का हनन किया जाता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था, वह समय बीत गया है, बरोबरी का जमाना आ गया है। प्रधान बन गई है वसुमती जो प्रधान बन गई है, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसुमती के प्रधान चुने जाने पर सभी स्त्रियां बड़ी खुश होती है कि एक स्त्री गांव की प्रधान है, इसलिए अब उनकी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वसुमती का पति रणवीर ही उसके अधिकारों का प्रयोग करता है और उसे केवल दस्तक करने तक ही सीमित रखता है। यानी जब भी कोई फैसला लेना होता है वह वसुमती को पंचायती चबूतरे पर नहीं जाने देता, और जब भी कोई अड़चन आती है, जब भी वह फैसला लेता है तो अन्याय का पक्ष लेता है और लोगों के साथ अन्याय करता है। इन स्थितियों के कारण उसके हकों का हनन किया जाता है। राम सिंह वसुमती गांव में हो रहे अन्याय व भ्रष्टाचार को देखकर तिलमिला कर रह जाती है। वह अपने पति के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। जब जब भी वह बोलने की कोशिश करती है तो उसका पति उसे मान मर्यादा की दुहाई देकर उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते रहते हैं, वह उन प्रश्नों का उत्तर मांगना चाहती है। राम सिंह हरदेई रामकृष्ण कुमार के प्रति होने वाला अन्याय तथा जवाहर रोजगार योजना से प्राप्त धन का गांव के विकास के लिए प्रयोग न होना आदि ऐसे प्रश्न हैं जो वसुमती की आत्मा को कचोटते रहते हैं। ये प्रश्न वसुमती के विद्रोही बनने का कारण बनते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इन सभी परिस्थितियों को सहन करके वसुमती विद्रोही बन जाती है। इससे भी बढ़कर कदम कदम पर रणवीर द्वारा किया गया अपमान भी उसके मन में विद्रोह के बीज पैदा कर देता है। इससे स्पष्ट होता है कि वसुमती का विद्रोह शैलाब की भांति अचानक नहीं उमड़ा। वह दमन की लंबी श्रृंखला से गुजर लगातार हो रहे अत्याचार, शोषण व उसकी आवाज़ को जब जब दबाया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में उलझकर और अपने आप को बचाने की एक आखिर कोशिश के रूप में उसका विद्रोह सामने आता है। समय बीतता जाता है और ब्लॉक चुनाव आ जाता है, ब्लॉक पद के लिए चुनाव आ जाता है। इस बार रणवीर फिर प्रत्याशी के लिए खड़ा हो जाता है
वसुमती के हृदय में एक और हृदयी का चित्र खड़ा हुआ है जिसमें वह आत्महत्या करने पर विवश होती है। वह विवश किस कारण हुई थी? रणवीर के गलत फैसले के कारण। और दूसरी ओर ईश्वरिया का विद्रोही चेहरा। ईश्वरिया जो अपनी बात को बेबाक स्पष्ट कह देती है, वह स्पष्टवादी है और किसी के सामने डरती नहीं, गिड़गिड़ाती नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हैं वह सच को बोलने का साहस रखती है। तो एक तरफ उसके सामने हरदेई है जो आत्महत्या करने के लिए विवश होती है रणवीर के गलत फैसले के कारण, और दूसरी तरफ ईश्वरिया है जिसका विद्रोही चेहरा बार बार वसुमती को अन्याय का विरोध करने का साहस देता है, बार बार उसके मन में ऐसे साहस के भाव, साहस के बीज पैदा करता है जिसे वसुमती